अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ आपकी मेज़बान मदीहा अलमास खान। नाज़रीन, तन्हाई का शिकार मुस्लिम लीग नून जैसे बजट पेश करके मज़ीद अंधेरों में गिरफ्तार हो गई है। मरते क्या ना करते, एक तरफ मुश्किल मुआशी सूरत हाल तो दूसरी तरफ IMF की कड़ी शराइत। ऐसे में टैक्सेस से भरपूर बजट हुक्मरान जमात के गले की हड्डी बन चुका है, जो ना ही निगला जा रहा है और ना ही अब उगला जा रहा है। बच्चों का दूध और तिबी आलात भी टैक्स से नहीं बच सके, जिससे ना सिर्फ इलाज मुआलजा बल्कि आम नौइयत के लेबॉर्ट्री टेस्ट भी 30% तक महंगे हो जाएंगे। आज कौमी असम्बली के इजलास में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकन मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी पार्टी की तरफ से मसले का हल पेश किया और कहा कि मुल्क में मुआशी इमरजेंसी नाफिज की जाए, बल्कि आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, बानी PTI और तमाम जर्नैल भी इस मुल्क को इस दलदल से निकालने में अपना फर्ज अदा करें। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। मुतालबा करता हूं MKM पाकिस्तान की जानिब से कि पाकिस्तान में फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए। ये जो 78,000 अरब रुपए हम लोगों से मांगने जा रहे हैं, अवाम से, उससे पहले जरा पाकिस्तान के लीडरान जनाब नवाज शरीफ साहब, जनाब इमरान खान साहब, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, वो पहल करें। नवाज शरीफ साहब के पास रायवंड का महल है, इमरान खान साहब के पास बनी गाला है, जरदारी साहब के पास सारे शहरों में बिलावल हाउसेज हैं, तो दे देना सारे एक एक घर जो है वो पाकिस्तान को अतिया कर दें। तमाम रिटायर्ड फौजी अफसरान, हाजिर जर्नैल, 50-50 करोड़ रुपए ये भी पाकिस्तान। आपने सुना नाज़रीन, कमाल साहब ने कमाल का फॉर्मूला पेश तो कर दिया है, लेकिन क्या ये फॉर्मूला काबिल अमल है? हमें कर्ज उतारो मुल्क सवारो मुहिम तो याद है। क्या इस वक्त पाकिस्तान के हुक्मरान अपने आप को पेश करके मुल्क को इस गहरी दलदल से निकाल लेंगे? इसके अलावा पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए चीनी वजीर ने मुल्क में मजीद सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल की बेहतरी की निशानदही की है। हमारा आज का ये प्रोग्राम 2 हिस्सों पर मबनी होगा। एक हिस्से में हम मुल्क की मुआशी सूरत हाल और चैलेंजेस का जिक्र करेंगे, तो दूसरा बजट में तिब्बी आलात के महंगा होने से हर खासो आम को क्या फर्क पड़ेगा। तो नाज़रीन, मोअज़्ज़ज़ मेहमान पैनल पर मेरे साथ हैं। प्रोग्राम का आगाज करते हैं और आज बात करेंगे सबसे पहले हम उज़्मा कारदार साहिबा। ये जो मुस्तफ़ा कमाल ने आज असम्बली फ्लोर पर जो कमाल नुस्खा कीमिया दिया है, इस पर किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको मुकम्मल किया जाएगा? आप समझती हैं इस नुस्खे को किस तरह से देखनी है? कमेंट क्या करेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का मदिया। आई थिंक इन्होंने जो कमेंट दिया है बिल्कुल मेरे ख्याल में सही है। हम सबको अपने हिस्से का टैक्स देना है और आई एम श्योर देते भी हैं, क्योंकि ख़ास तौर पे जो सियासतदान हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनकी तो कोई चीज़ ढकी छुपी होती नहीं है। अब एज एन MPA मुझे इलेक्शन कमीशन में हर साल अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का एक फॉर्म होता है, वो फिल करके देना पड़ता है ताकि पता चले कि पहले क्या था और अब क्या है और क्या सोर्सेस थे जहाँ से इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है। तो मेरे ख्याल में ये जब तक हम एक टैक्स पेइंग नेशन नहीं बनेंगे ऊपर से लेके नीचे तक, तो पाकिस्तान की जो मईशत है वो और पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बदलने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में सही बात है, सब लोग अपने हिस्से का टैक्स दें। तो टैक्स की तो उन्होंने बात की है, ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ की भी उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि सभी अपने अपने हिस्सा डालें, अपना अपना 50-50 करोड़ रुपया दें। उसमें ना सिर्फ आपके लीडरान आते हैं और भी बड़े उन्होंने नाम गिनवाए हैं आज असम्बली फ्लोर पर। तो टैक्स तो गरीब अवाम पे लगाया जाता है ना। आपकी हुकूमत ने जो टैक्स लगाया है इसमें कहाँ आते हैं पॉलिटिशियंस, कहाँ आते हैं एलीट क्लास तबका, कहाँ आता है तनख्वाहदार तबके को टारगेट किया गया है, मतवस्त तबके को टारगेट किया गया है? देखें, ऐसे नहीं चलती हैं जमहूरियत जो है, उसके असूल और होते हैं। आप कोई कम्युनिस्ट स्टेट तो नहीं है कि आप सबसे चीज़ें ले लें और फिर उसके बाद एक आप पुलिस स्टेट बना लें। ऐसे नहीं होता है। देखें, हमारे बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो कि बिलियनर्स हैं। बनी गाला, जाती उम्रा, बिलावल हाउस, गालिबन उनका नहीं, सब ऐसे देखें, आपने ये बात बिल्कुल वो जायज़ नहीं कर रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जो कि साहिब हैसियत हैं और इसमें कोई कदगन नहीं है। आप पे कोई कानून ऐसा लागू नहीं होता कि आपके पास ये असासे जो हैं, एज लॉन्ग एज आपने जायज़ तरीके से बनाए हैं और एज लॉन्ग एज ये डिक्लेयर्ड हैं और एज लॉन्ग एज आप उन पर टैक्स दे रहे हैं। आप कायद आज़म की आपके सामने मिसाल है, रोल्स रॉयस चलाते थे, बड़े वेल ग्रूम्ड थे, लेकिन ये नहीं था कि जी आप कहें कि जी क्यों ये कर रहे हैं,
क्यों नहीं कर रहे हैं? इंतहाई माजरत के साथ अब आप कायदे आजम के साथ तो ना फिर लीडर का कंपैरिजन करें। नदीम कुरैशी साहब आप क्या कहते हैं? मुस्तफा कमाल ने आज असेंबली फ्लोर पे जो कहा है, उन्होंने कहा है कि आपके लीडरान ना सिर्फ हिस्सा डाले बल्कि और बहुत सारे नाम उन्होंने लिए हैं। किस तरह से क्या बात असूल की है ना, बात असूल की है जो, और फिर उसके अलावा अगर वो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं तो ज़कात खैरात जो भी उन्होंने देना दें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी सारी जायदादें जो हैं वो दे दें या वक्फ कर दें। कोई कानून आपको ऐसे बाइंड नहीं करता है। ठीक है, ये बातें कुरैशी साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं ना। नदीम कुरैशी साहब आप क्या कहेंगे ये जो आज मुस्तफा कमाल ने कहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं मुस्तफा कमाल साहब से यही की किताब मोहब्बतों का निसाब लिखना बड़ा कठिन है, खिजा के माथे पे दास्ताने गुलाब लिखना। मुस्तफा कमाल साहब करते हैं, इस मुल्क की अशराफियत से सवाल करते हैं। मुस्तफा कमाल साहब कमाल करते हैं। देखिए, मैं आपको गुजारिश कर दूं, मदिया पाकिस्तान को जहां इस मौजूदा निजाम ने पहुंचा दिया है, लोग अब आपकी मेरी किसी भी शख्स की बात पर आहिस्ता आहिस्ता एतबार खो रहे हैं। जब आप और मैं गुफ्तगू कर रहे होते हैं, आप सहाफी हैं, आप टेलीविजन पे बात कर रही है, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, असेंबली फ्लोर पे जब बात है, लोग अब समझते हैं कि ये सब लोग एक्टिंग कर रहे हैं, इनका हमारे मसाइल के हल से कोई ताल्लुक नहीं है। और बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप सॉफ्ट टारगेट्स को अपने शिकंजे में लाकर और उनकी गर्दन से जो बचा कुचा खून निकालकर इस मुल्क की मईशत को देंगे, और आप दुबई में, पनामा में, लंदन में, पूरे मिडिल ईस्ट में, यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों में, अमेरिका में असासा जात बनाने वाली पाकिस्तान की उस अशराफिया का ताल्लुक सिर्फ सियासतदानों के कबीले से नहीं, कबील के सुखैर उस अशराफिया का हिस्सा है। उन्हें क्लीन चिट दे देंगे, को साहिब इक़्तिदार बना देंगे। ये फॉर्मूला नदीम कुरैशी साहब काबिल अमल है क्या? इस फॉर्मूले पर आपके लीडर, बाकी जो लीडरान हैं, उनकी भी मैं बात करूं, उस्मा कारदार साहिबा की भी मैंने जाना, अब क्या इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है? देखिए, मैंने गुजारिश आपको कर दी है, ये बात बराए बात है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। मुस्तफा कमाल साहब ने सिर्फ हासिल करने के लिए बात की है, आप उस पर प्रोग्राम कर रही है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा कुछ भी साहब की जरूरत भी नहीं है, मुस्तफा कमाल साहब की जरूरत भी नहीं है कि वो जिस अशराफिया का आज हिस्सा है, जिस गवर्नमेंट के साथ बैठे हैं, उस गवर्नमेंट से बजट बनाने के दौरान, देखिए अभी बजट की फॉर्मेशन चल रही है, मरकज में भी और प्रोविंस में भी। आप यकीन करें, मीटिंग कल बनी हुई है असेंबली, वो मुंतखब नुमाइंदे वो मुस्तफा कमाल हो या मैं हूं, हमारी जरूरत भी नहीं है कि हम उस बजट में अपना इनपुट दे सके। अभी उस्मा कारदार साहब से आप कसम देकर पूछे, ये मेरी बड़ी मौजूद कुलीग रही है, हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक है, क्या इनसे कोई इनपुट ली गई है पंजाब के बजट में? जो मुंतखब लोग होते हैं वो अवाम के मसाइल से जितने आगाह होते हैं, कभी भी किसी भी मुल्क की ब्यूरोक्रेसी उस तरह से आगाह नहीं होती। लाहौर में या इस्लामाबाद में बैठने वाले बाबू को क्या पता कि चीचा बदनी का इशू क्या है, सांगड़ के गरीब पत्ते का मसला क्या है। कुरैशी साहब, आपने तो हाथ खड़े कर दिए, आपने तो कहा है कि आप अवाम के मुंतखब नुमाइंदे तो है, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं है। उस्मा कारदार साहिबा, पहले भी कहा जा रहा है अपोजिशन की तरफ से ज़हरे कातिल है ये बजट, और IMF का ये बजट है, IMF का नाफिज करता, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मेरे ख्याल में नदीम कुरैशी मेरे भाई हैं, असेंबली में साथ ही होते हैं, लेकिन शायद वो उस दिन अच्छा, आज मुझे अच्छा लग रहा है सुन के, वो भी बड़ा अच्छा आपके बारे में राय दे रहे हैं, आप भी अब भाई उनको कह रही है। मतलब जब कौम के मुफाद की बात होती है, मुल्क के मुफाद की बात होती है, तो उस वक्त आप सब एक ही पेज पे हो जाते हैं। अच्छा है, ठीक है, चले, होना भी चाहिए। देखें, हम क्यों, हमें किसने भेजा है नवानों में? हमें कमाल वाले फॉर्मूले पे आप लोग एक हो गए। मुस्तफा कमाल ने जो फॉर्मूला दिया है उस पे आप लोग एक हो गए। देखें, ये हवाई फायर चलाने वो बंद कर दें, कोई प्रैक्टिकल और रियलिटी बेस्ड बात किया करें। ये इस तरह की बातें नहीं होती हैं। मतलब हमें टैक्स रिफॉर्म्स की तरफ जाना है, ब्रॉड बेस करना है टैक्स को, वो बातें करें। ये इस तरह की बातें सिर्फ लोगों को टारगेट करने के लिए की जाती हैं। चले, ये जो नदीम कुरैशी साहब अभी कह रहे हैं ना कि उस्मा कारदार से पूछे, इनसे पूछा गया था बजट के मुतालिक, बिल्कुल पूछा गया था, ना सिर्फ मुझे पूछा गया था, पूरे वान के 371 मेंबर्स को वो पूरा हमारा एक
एक किताबचा था जिसमें हमें प्रायोरिटी वाइज पूछा गया था कि आप किस चीज़ में चाहते हैं कि पैसा हुकूमत लगाए, और वो सारे उनके दिए हुए थे। आप चाहते हैं कि तालीम हो या सड़कों पे हो या उसके माहौलियात पे आप लगाना चाहते हैं या विमेन एम्पावरमेंट पे आप चाहते हैं, तो वो बहुत यानी कि अच्छा खासा उसमें हमारी ओपिनियन ली गई थी कि आप ये भर के दें। और फिर उस ओपिनियन को सामने रखते हुए उसके बाद मुस्तफा सुजाह ने रिमाइंडर भी 2-3 दिए कि जी जिन लोगों ने अभी तक वो नहीं सबमिट कराए अपना जो आ रहा है वो प्लीज़ करवा दें ताकि हम एक फाइनल खदोखाल दे दें बजट को। तो ये कहना नामुनासिब है कि किसी से पूछा नहीं गया। हर एक पार्लियामेंट के जो पंजाब में मेंबर है उससे पूछा गया है और उसके बाद फिर बजट जो है वो तश्कील पाया है। जाहिर है हुकूमत ने देखना होता है कि किस नदीम कुरैशी साहब उस्मा कारदार कह रही हैं कि उनसे ली गई थी उनकी राय और उनका पूरा उन्होंने इनपुट दिया, अपना फीडबैक दिया, उसके बाद ये बजट जो है पेश किया गया। मुत्तफिक है वो तो इस बजट से आप क्या कहेंगे? वो कह रही है नहीं, हम लोग जो है हम अशराफिया, हम जो है एलीट क्लास तबका जो है, हम सियासतदान जो है हम टैक्स देते हैं, ये अवाम दोस्त बजट है। ये देखिए मैं आपसे गुजारिश कर दूं, उस्मा कारदार साहबा ने ये कहा कि हमें सबको बुकलेट दे दी गई असेंबली में और कहा गया उस पर अपनी राय दे। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। मैं इनसे पूछता हूँ पंजाब के 12.5 करोड़ लोगों का जो खरबों रुपए का बजट उस बुकलेट में बनाया गया, क्या उस पर इनसे कोई इनपुट ली गई? ये बिल्कुल कहेंगे नहीं ली गई। और हमें मानना चाहिए उस्मा साहबा, मैं और आप पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें चैनल्स पे बैठकर सच बोलना चाहिए। हमारी ये लीडरशिप ने ना दुनिया में हमारी बख्शिश करवानी है, ना अल्लाह के यहाँ हमें निजात दिलवानी है। हमें इनकी गुनाहों को जिम्मे नहीं लेना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए। पाकिस्तान में जितने बजट्स बनते हैं वो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाते, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। कोई पब्लिक का से मुंतखब शख्स ये नहीं चाहेगा कि प्रॉपर्टी टैक्सेस की शरह में इजाफा 100 गुना कर दिया जाए। कोई नहीं चाहेगा स्टाम्प ड्यूटीज में इजाफा ज्यादा कर दिया जाए। कोई नहीं चाहेगा कि ये झूठ बोले कि ये टैक्स फ्री बजट है और 4.5 अरब रुपया का सिर्फ वो जो रेवेन्यू जनरेट करने का प्लान किया जा रहा है सिर्फ व्हीकल्स की ट्रांसफर से। तो एक शिफ्ट पर अगर हम बात करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये मुंतखब नुमाइंदों का बनाया गया बजट नहीं है। मुंतखब नुमाइंदगान तो अवाम को प्लीज करने की जद्दोजहद कर रहे होते हैं। कोई शख्स जो पब्लिक से वोट लेकर अवाम का हिस्सा बनेगा वो नहीं चाहेगा एक टैक्स लगे, एक छोटे दुकानदार पे टैक्स, एक आम ताजिर की गर्दन जो भूख से मर रहा है वो मजीद दबा दी जाए। ये सारे बजट पाकिस्तान में IMF के बनाए गए और मैं सारे बजट चले आप इत्तेफाक करते हैं। ये तो पूछे ना कि PTI के दौर में क्या इनसे पूछा गया था बजट बनाने से पहले? ये जरा इनसे पूछ लें और ये भी इनसे पूछ लें कि जो एक पार्टी बेस्ड डेमोक्रेसी होती है उसमें पार्टी जो है जो डिसाइड करती है, जाहिर है हम वो उन्हीं के वोट बैंक से आते हैं। आपकी राय ली गई, आपसे पूछा गया, मुत्तफिक अच्छा पार्टी मुशावरत करती है, पार्लिमानी मीटिंग्स भी होती है। अच्छा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कह रही है कि इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाए। जो जुबैर साहब की जो स्टेटमेंट है, ये क्यों मोहम्मद जुबैर आपके एंटी हो गए इतने ज्यादा कि आपकी पार्टी के अपने ही लोग आपके मुखालिफ इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लग गए? बड़ा इल्ज़ाम है। देखें जो मोहम्मद जुबैर साहब हैं इनको पार्टी ने बहुत इज्जत दी। ये गवर्नर रह चुके हैं पंजाब के, बहुत एक वो ऊंची एक वो सीट है। इसी तरह से शायद खाकान अब्बासी भी हैं और ये मेरे ख्याल में इनको शायद अब कोई डिफरेंसेस अगर हो गए पार्टी लीडरशिप से तो हो जाते हैं। ये आप जहांगीर तरीन को और अलीम खान को देख लें, वो कितने करीब थे, लेफ्ट और राइट पे होते थे इमरान खान के, आज वो किधर हैं? तो ये चीजें जो है ना, आप भी तो इमरान खान साहब के काफी करीब थी ना, बहुत क्लोज रह चुकी हैं जैसे आप। मैं तो चले एक कारकुन थी ना छोटी सी, वो तो बहुत बड़े लीडर्स थे जिनके सर पे पार्टी चलती थी, उनको भी वो आज किधर हैं? तो ये चीजें चलती रहती हैं, कोई हरफे आखिर नहीं होता है सियासत में। इल्जाम उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा है कि इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए बाजवा साहब से मुलाकात हुई थी, बाकायदा डील हुई थी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं बाजवा साहब से मिलते रहे। आप कह रही हैं कि छोटी सी बात। देखिए इल्जाम लगाना कौन सा मुश्किल काम होता है? मैं बैठ के यहाँ 10 इल्जाम लगा दूं, आप उसका सबूत भी तो लेके आए ना, कोई सबूत भी पेश करें, कहें कि जी ये सबूत है और इसके बिना पे मैं ये बात कर रहा हूँ। सबूत तो कोई होता नहीं है, आप हवाई फैर जितने मर्जी कर लें, तो ये इस तरह से बात नहीं होती है। देखें हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने 12 कहा है
कि अब हम न्यूट्रल हैं, हम एपॉलिटिकल हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है सियासत के साथ। इमरान खान की हुकूमत 2 वजह से गिरी। नंबर 1, उन्होंने बेतौकीर किया पार्लियामेंट को, किसी सियासी पार्टी के साथ और लीडर के साथ वो बैठने के लिए तैयार नहीं थे, सबको वो चोर डाकू कहते थे, हर मीटिंग से वो उठ के चले जाते थे। अच्छा। लोगों ने, उनके अपने MNAs और MPs उनसे नाला थे, क्योंकि वो कहते थे पंजाब करप्शन का गढ़ बना हुआ है, हम अपने हलकों में लोगों को शक्ल नहीं दिखा सकते, खुदा के लिए ये बुजदार के दफ्तर से सारा, ये के ऑफिस से ही सारा हो रहा है, इस पे कोई एक्शन लें। आपको पता है कि ISI, DG ISI उनके पास एविडेंस लेके गए, फाइलें लेके गए कि ये देखें ये करप्शन हो रही है, इसको आप रोकें। आगे से क्या किया इमरान खान ने? उन्हीं को अपने ओहदे से हटा दिया। तो ये जो चीज़ें हैं फिर ये आपके सामने हैं, और ये जो हटाया गया था इनको, नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हटाया गया था। इनकी जो स्ट्रेंथ थी वो खत्म हो गई थी, 172 के नंबर इनके पास नहीं थे, और आइन कहता है कि अगर आप मेजॉरिटी खो दें तो फिर आपको हुकूमत से फारिग कर दिया जा सकता है नो कॉन्फिडेंस मूव से। और नो कॉन्फिडेंस मूव में भी इनके अपने MNAs नहीं थे, जो इनके इत्तेहादी थे वो चले गए थे। उन्होंने कहा था कि इन्होंने हमारे साथ किया हुआ एक वादा पूरा नहीं किया, तो क्यों रोना पिटना डाला हुआ है? फिर इन्होंने जनाब फिर एक गैर आईनी बात की और एक डिप्टी स्पीकर के साथ एक खत लहरा के तो असेंबली डिसॉल्व ये गैर आईनी है। नदीम कुरैशी साहब जो इन्होंने किया, ये कह रही है कि बाजवा साहब से मुलाकातें करते रहे, इनके कायद वो कह रही है ये हवा में तीर चला रहे हैं आप लोग सुप्रीम कोर्ट में तो चले गए हैं, कोई सबूत है आपके पास नदीम कुरैशी साहब? देखिए, अभी इन्होंने हद तक इज्जत का एक कानून पास करवाया पंजाब में, तो मैं उस्मा कारदार साहब से ही कहूँगा कि ये उस कानून का इतलाक करे ना मोहम्मद जुबैर साहब पे, क्योंकि ये सबूत ढूंढना और सबूत तलाश कर किसी को मुलजिम करार देना और किसी शख्स के जराइम के बगैर उसको जेलों में डाल देना, ये इसी हुकूमत की रवायत रही है। तो उस्मा कारदार साहब ये हिम्मत थे। मोहम्मद जुबैर, एक तो मैं गुजारिश करता हूँ, तस्दीक करता हूँ, वो गवर्नर सिंध रहे हैं। ये चूंकि आजकल इक़्तिदार की राहदारियों में तो बहुत सारी ये मालूमात वो दे रही होती है जो ठीक नहीं होती। वो गवर्नर सिंध रहे हैं और बड़े अहम जिम्मेदारियों पर रही है। वो तर्जुमान रहे हैं मरियम नवाज साहबा के, और तर्जुमान रहे हैं नवाज शरीफ साहब के। ये जो तर्जुमान होते हैं, ये समझ किसी शख्स का फेस होता है, उसका चेहरा होता है, उसका ब्रेन होता है। कोई शख्स खामखा किसी गैर जिम्मेदार शख्स को अपना तर्जुमान जाती नहीं बनाता। तो अगर मोहम्मद जुबैर साहब ने सच बोलना शुरू कर ही दिया है, तो आप चाहती थी वो सारी जिंदगी झूठ बोलते रहे। जब मोहम्मद जुबैर इनकी तरफ से बात करते थे, आज भी तो इन्होंने किसी की हिमायत में बात नहीं की, उन्होंने वो बात की है जो सारी दुनिया को पता है। अब उनकी तरफ से बाकायदा इस बात का आ जाना एक बहुत बड़ा सबूत है। लेकिन यहाँ इस रीत यही है कि हमने अपनी अनाओं की जो कैद है उससे बाहर नहीं आना। हमने अपनी अनाओं में रहते हुए सच को सच नहीं कहना। हमने झूठ को सिर्फ इसलिए सपोर्ट करना है कि उस झूठ से हमें फायदा होता है, हमें एक शर से फायदा होता है। मैं समझता हूँ मोहम्मद जुबैर ने इस मौजूदा सिस्टम के जो माथे पर लातादाद दाग लगे हुए, एक और दाग की निशानदेही की है। कतई झूठ नहीं बोला। कैसे हो सकता है कि शायद खाकान अब्बासी साहब से सवाल किए जाते, उन्होंने कतन आपको लगता है झूठ नहीं बोला, और आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा सबूत उनके पास एक तो मोहम्मद जुबैर साहब जो हैं वो जीता जागता सबूत मौजूद है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश करने के लिए। इसी के पेश नज़र तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कहा गया है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है वो तश्कील दिया जाए। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, और मौजूद मेहमान पैनल पर उस्मा कारदार साहिबा मेरे साथ और नदीम कुरैशी साहब हैं। उस्मा कारदार साहिबा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से एक और बड़ी डिमांड की जा रही है। उन्होंने कहा है जी कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। चाइनीज़ की सिक्योरिटी के हवाले से मुआशी सूरत हाल को भी उन्होंने पॉइंट आउट किया है, और दूसरी जानिब सिक्योरिटी सूरत हाल को भी उन्होंने, इस पर क्या कहेंगी आप? इस वक्त चूँकि चाइना के जो वज़ीर हैं पाकिस्तान के दौरे पे हैं, इसाक डार साहब पहले गए, और तमाम तर हालात, और फिर सी पैक पे इस वक्त बड़ा अहम मरहला जो है गुफ्तगू और बातचीत का सिलसिला भी जारी है। मदिया, शुक्र है कोई अकल की बात भी इन्होंने की है, क्योंकि वरना तो इन्होंने जो झूठ की फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं उसका तो हाल ये है कि एक पता नहीं ये घिसे पिटे किसी रिसाले में एक मैगज़ीन छपवा दी है, और जिसको इन्होंने वायरल करने की पूरी कोशिश की है पूरी दुनिया में, जिसमें कहा है कि जी चाइना ने डाउन
डाउनग्रेड कर दिया है अपनी रिलेशनशिप को पाकिस्तान के साथ, और अब वो जो है सीपेक जो है वो हमारे साथ वो जो आगे जिस तरीके से चाह रहे थे वो नहीं करना चाहते हैं। और इतना इन्होंने ये गंद फैलाया, इतना गंद, मैं अभी रिसेंट बात कर रही हूँ, इतना इन्होंने गंद फैलाया अपने ट्विटर हैंडल से और अपने जो इनके पीछे जो लगे हुए सारे समी इब्राहिम टाइप के लोग, कि जो चाइनीज़ का जो स्पोक्स पर्सन है हमारे एम्बेसी का, उसको तरदीद करनी पड़ी, उसको तरदीद करनी पड़ी कि ये सब गलत बयानी पे ये सारी मुहिम चलाई जा रही है। हमारे और पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और ए ग्रेड और A1 हमारे ताल्लुकात हैं। उसके बाद फिर आपने देखा कि ये चाइनीज़ डेलीगेशन आया, उनके वज़ीर यहाँ पे आए और हमारी CPEC 2 जो है वो पूरा, उसके पूरे खदोखाल जो है वो अब तैयार हैं और फुल थ्रॉटल वो आगे चलेगा। तो मैं कहती हूँ ये जो अभी उनकी चाइनीज वजीर की जो चाइना के सफीर के साथ सबसे पहले मुलाकात हुई, उस मुलाकात में उन्होंने इस वक्त जो मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल है इसकी निशानदेही भी की। आप देखें, बात सारी ये है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों को इदराक है कि जो चाइनीज़ हमारे मुल्क में जिनकी जानों का ज़िया हुआ वो हमारे बैरूनी दुश्मन हैं जो कि सीपेक को हजम नहीं कर सकते और वो हर तरीके से उसको सैबोटाज करना चाहते हैं। ये वो दुश्मन है जो चाइना के भी दुश्मन है और पाकिस्तान के भी दुश्मन है, तो हमने दोनों ने मिलके इन दुश्मनों से निपटना है। ये बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के खिलाफ हैं, तो ये हमारा एक मुश्तरका चैलेंज है। इसमें ये नहीं है कि हमारी सिक्योरिटी, ये बैरूनी खतरात हैं, ये बैरूनी हमले हैं, क्योंकि वो सीपेक जो है उनसे इनकी जान जाती है। और आपको पता है कि वो चाइना के साथ और की जो पैराडाइम शिफ्ट आया है एक पावर स्ट्रक्चर में, वर्ल्ड पावर स्ट्रक्चर में। एक बात मुझे करने दें जी, ये मोहम्मद जुबैर इनके अब गुरु बन गए हैं इन सारों के, सुन्नी इत्तेहाद के। तो मुझे ये बताएं कि फिर तो अलीम खान की मैं आपको 15 बातें बता देती हूँ जो इन्होंने बानी के मुतल्लिक की हैं, वो भी बड़ी ऑथेंटिक हैं, और जो जहांगीर तरीन ने की हैं वो भी बड़ी ऑथेंटिक हैं, और जो ये बाकी इनके लोग आके करते हैं वो भी बड़ी फिर उन पे हम तो फिर मनोवान उनको उन पे यकीन कर लेते हैं। मतलब आप कह रही हैं कि इल्जाम दर इल्जाम है। ये मोहम्मद जुबैर साहब ने, नदीम कुरैशी साहब जो कहा है वो कह रही है कि आपके लीडर के खिलाफ भी बड़े इल्जामात हैं। नदीम कुरैशी साहब पार्टी ने जो परवेज खट्टक की भी वो आप क्लिप्स निकाल के इनको जरा सुना दें, जवाब ले लेते हैं। पाकिस्तान के भी क्लिप्स निकाल के इनको दिखा दें, वो तो फिर हमारे लिए फिर मेरे ख्याल में सारी बातें जो हैं हम उनको एक एक करके उनको हम पूरे दुनिया में फैलाएंगे कि ये देखें इंटरनल हालात क्या थे वहां पे पीटीआई के। जी नदीम कुरैशी साहब, एक तो ना उसमें कारदार साहब को आप एंकर बना दें और गेस्ट भी खुद हो और एंकर भी खुद हो, फिर तो प्रोग्राम अच्छा होगा। घबरा गए भाई। उसमें कारदार दलील से बात करती है। अच्छा चलिए उनको सुन लेना, ठीक है, सुन लें मुहतरमा, सुन लें। आप आजकल सरकार का खा रही है तो जरा हमारी भी सुन लें। क्या मतलब सरकार का खा रही हैं? आप किसका खा रहे हैं भाई? जो आपको तनख्वाह मिलती है वही मुझे भी तनख्वाह मिलती है, कोई किसी का नहीं खा रहा है। मतलब आप आजकल सरकारी माल बेरहम पर जो है ना जी, आपका दिले बेरहम वो कहते हैं सरकारी माल, कौन से सरकारी माल की बात कर रही है? मरियम नवाज साहिबा, जो टैक्स पेयर का पैसा है वो टैक्स पेयर के वेलफेयर पे लग रहा है, उनकी खुशहाली पे, उनकी बेहतरी पे लग रहा है। उन्होंने तो अपना अभी तक हेलीकॉप्टर तक नहीं इस्तेमाल किया। आपके जो मोहतरम बानी साहब हैं वो तो हेलीकॉप्टर से उतरते नहीं थे नीचे। सीएम के हेलीकॉप्टर में पूरे सूबे में वो सैरें करते थे टैक्स पेयर के पैसे से। बनी गाला से उनका हेलीकॉप्टर उड़ता था और लैंड करता था पीएम हाउस में। उनका जवाब भी ले लेना, आप उनको सुन भी लें। चले नदीम कुरैशी साहब, क्या कहेंगे आप? अब उस्मा साहबा के लिए मैं झूठ बोलता रहूंगा तो ये खुश होती रहेगी, सच से इनको गुस्सा आता है, बोलने नहीं देती है किसी को। अब ये एकदम जो नवाज साहबा की तारीफ और तौसीफ शुरू कर दी है, इसी तरह की तारीफ और तौसीफ मैंने इनसे हजारों बार इमरान खान की सुनी है। इमरान खान को इन्होंने अस्तु कहा हुआ है, अफलातून कहा हुआ है। मैं कौम से माफी मांगती हूँ उसके लिए, मैं कौम से माफी मांगती हूँ उसके लिए। अपनी बात से फिरते हुए उस्मा साहबा को साल 2 साल लगाते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन आप हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन, और मौजूद मेहमान पैनल पर डॉक्टर रियाज जंजुआ साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं पामी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, ये जो तिब्बी आलात पर टैक्सेस, अब सेहत जो है, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत की अब तरजीह नहीं रही है तालीम और सेहत? जी थैंक यू वेरी मच। ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। अगर आप देखें तो इवेंचुअली जितनी भी ये टैक्सेस होंगे ये गरीब मरीज के ऊपर ही ट्रांसफर होंगे। आपको शायद इल्म हो कि वी एज हॉस्पिटल्स वी आर डीलिंग विद 18 डिपार्टमेंट्स इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस। 18 डिपार्टमेंट्स को हम टैक्सेस दे रहे होते हैं। मे इट बी EOBI, मे इट बी सोशल सिक्योरिटी, मे इट बी बोर्ड टैक्स, मे इट बी म्युनिसिपैलिटी टैक्स, मे इट बी प्रोफेशनल टैक्स, यू नेम, इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स, वापडा में बिजली का टैक्स, एवरीथिंग। मतलब आप टोटल करेंगे तो ऑलमोस्ट 18 डिपार्टमेंट्स को देते हैं। वो सारे का सारा जो जाहिर एक बात है कि जो आपने फैकल्टी को पेमेंट करनी है, जो आपने बाकी चीज़ों को अपने यूटिलिटीज देने हैं, वो सब का सब ट्रांसफर होता है फिर ऑटोमेटिकली टुवर्ड्स द पेशेंट, पुअर पेशेंट। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे चैरिटी हॉस्पिटल्स हैं, द वे वी आर रनिंग, जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, उनका बजट इतना हाई हो जाता है कि वो सरवाइव ही नहीं कर पाते। तो इसलिए ये जो है हमें रिक्वेस्ट की है, हमारे प्रेसिडेंट हैं चौधरी अब्दुर्रहमान साहब, उनकी तरफ से भी हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को, फाइनेंस मिनिस्टर को और चेयरमैन FVR को हमने रिक्वेस्ट की है कि एक इसको रिमूव किया जाए, और दूसरा टीचर्स की तनख्वाहों का जो रिबेट है वो इन्होंने रिवर्स कर दिया। उसको खास तौर पे उस पे देखा जाए कि एजुकेशन और हेल्थ जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो बेसिक राइट है किसी भी सिटीजन का, उस पे बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा और लोगों के लिए अपना इलाज मुआवजा बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से हमारी इस्तदा है कि जो इनके नए जो टैक्सेस हैं उनको रिवर्स किया जाए, खास तौर पे तिब्बी आलात पे और तनख्वाहों पे। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी आपसे जानना चाहते हैं, पाकिस्तान के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं इनमें बताया जाता है कि 95% मेडिकल डिवाइसेज जो हैं, तिब्बी आलात जो हैं, बैरून मुल्क से इंपोर्ट की जाती हैं। तो क्या फिर इनकी कीमतें मजीद बढ़ने से जो लेबॉर्ट्रीज हैं वहाँ पर जो हमारे बदबस्त और गरीब तबका है वो जो टेस्ट करवाते हैं वो टेस्ट भी यकीनन महंगे हो जाएंगे? इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? जी ऑब्वियसली अल्टीमेटली देखें ना जी, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं पाकिस्तान में तो एज सच कोई ऐसी चीज है नहीं है कि जो लोकली बनती हो। मेजॉरिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड अब्रॉड और वो इंपोर्ट होते हैं। उस पे जब टैक्स लग जाएगा तो जाहिर बात है, आप जब भी कोई भी बिजनेस करते हैं तो यू हैव टू केटर द एपेक्स एंड केपेक्स। आप देखते हैं जो बंदा जो इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, कोई भी बिजनेसमैन है, वो एटलीस्ट 15% तो ही रिक्वायर्स द प्रॉफिट इन ऑर्डर टू सर्वाइव। तो वो जब उसको ऊपर लगाएंगे तो टोटल चीजें, स्पेशली जो नए हॉस्पिटल्स या लेबोरेटरीज बनेंगे, उनका तो कॉस्ट ही इतनी ज्यादा होगी कि वो उनके सर्वाइवल के लिए इट विल बी मस्ट टू इंक्रीज द रेट्स। ठीक। अच्छा, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें कुछ रिफाई ऐसे भी इदारे हैं, रिफाई हॉस्पिटल्स हैं जो कि गरीबों का, मतवस्त लोगों का, जो तबके के लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनका इलाज करते हैं, तो फिर वो किस हद तक मुतासिर होंगे? आपने जो मरासला लिखा है उस मरासले में डिटेल्स आपने यकीनन मुलाकात का भी कहा है वज़ीर आज़म को, सदर पाकिस्तान को, तो आप इस पर मजीद क्या पेशरफ, क्या स्ट्रेटजी क्या होगी आपकी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी सुनवाई हो जाए किसी लेवल पे। Once हमारे पास being citizens, हम भी सारे concerned हैं। We want to help the nation, we want to help the government, we want to help the poor people। हम जितने भी स्पेशली जो चैरिटी हॉस्पिटल्स चला रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस के साथ जो एफिलिएटेड हैं, वो मैंडेटरीली अपने 35% मिनिमम बेड्स उन्होंने फ्री रखे हुए होते हैं। अब होता ये कि अब क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस के साथ जो एफिलिएटेड कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं उनको सपोर्ट होती है मेडिकल कॉलेज की जो ट्यूशन फी आ रही होती है, तो उस पे इतना बर्डन पड़ जाता है। ज़ाहिर है वो ह्यू एंड क्राई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है कि जी फीस ज़्यादा है। वेयरएज इस वक्त जितने मेडिकल कॉलेजेस, टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, आई बीइंग ए सेक्रेटरी जनरल विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई टेल यू कि more than 98% of hospitals are in debt। 30-40 करोड़ रुपया बैंकों का उन्होंने देना है। तो it seems very peachy green कि जी बड़ा
अच्छा है, चल रहा है इनका, लेकिन एक्चुअली जो सिचुएशन है फाइनेंशियल वो बहुत बुरी है। और आहिस्ता आहिस्ता स्पेशली ये जो बजट, इसमें जो चेंजेस आई हैं, वी कैन फोरसी कि अगर इसको विड्रॉ ना किया गया तो आई एम श्योर कि ऑलमोस्ट 50% हॉस्पिटल्स कोलैप्स कर जाएंगे। और लोगों को क्योंकि वी आर 65% हम हैं जो हम सर्विसेज दे रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, 35% सिर्फ पब्लिक सेक्टर जो है वो केटर करती है हेल्थ सेक्टर को। तो आप सोचिए कि अगर 65% का 50% बंद हो जाता है तो पुरसान हाल होगा पेशेंट्स का। एंड अगेन ऑन पब्लिक सेक्टर ऑब्वियसली उनका भी बजट बढ़ेगा बहुत ज्यादा, जो पब्लिक सेक्टर की इंपोर्ट्स होंगी। तो ये गवर्नमेंट को भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स पे भी बजट का बोझ आएगा। तो इसलिए एट एनी कॉस्ट all these things that I have mentioned, इनको in the best interest of the nation इनको withdraw करना चाहिए। अच्छा, अगर ये विड्रॉ नहीं करते हैं तो फिर आपका लाहेमल क्या होगा, स्ट्रेटजी क्या होगी आप लोगों की? फिर आपको पता है कि ऑब्वियसली YDA है, PMA है, पामी है, these are the associations। तो हमारे पास और तो कोई हल हो गई नहीं, बिकॉज सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो पीपल, डॉक्टर्स विल बी गेटिंग आउट ऑफ जॉब्स। फिर उसी तरह अल्लाह ना करे हड़तालें और ये चीजें कुछ बेसिक जो मरासला कल आप लिखा गया था एप्सप और पामी की जानिब से, उसका कुछ चंद जो दर्जात हैं, जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपकी डिमांड्स हैं, जो वो अगर आप हमारे प्रोग्राम के थ्रू अगर आप बताना चाहते हैं। जी, मैंने अर्ज किया ना जी कि एक तो जो इंस्ट्रूमेंट्स पे टैक्सेस हैं, इक्विपमेंट पे टैक्सेस हैं, जो अब देखिए जो ऑलरेडी इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, जो लोगों ने ऑलरेडी इंपोर्ट किए हुए हैं विद लेस पेड टैक्सेस, उन्होंने भी अपनी कॉस्ट इंक्रीज कर देनी है, बिकॉज नहीं तो आ नहीं सकेंगी। तो फ्रॉम टुमारो ऑन, आई मीन टुमारो ऑनवर्ड्स, बल्कि ऑलरेडी सारी चीज़ों की कीमतें जो हैं वो इंक्रीज कर दी गई हैं। जो जिन लोगों ने ऑर्डर्स दिए हुए थे उनको भी लेटर्स आ रहे हैं कि जी आप कॉस्ट ज़्यादा होगी, यू विल हैव टू पे मोर। तो कुछ तो ऐसे हमारे नॉलेज में भी हॉस्पिटल्स हैं कि जिन्होंने अपने ऑर्डर्स विड्रॉ कर लिए कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इस तरह की बाकी जो टीचर्स की हमारी है कि स्पेशली हॉस्पिटल्स में जो टीच करते हैं और जो NPOs हैं, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस टीचिंग की, उनमें टैक्सेस की एग्जेम्पशन थी फैकल्टी की, वो एग्जेम्पशंस भी इन्होंने विड्रॉ कर ली। तो उसमें जो सैलरीज हैं उनकी में एक हैवी बर्डन पड़ेगा, टेक होम टीचर्स के लिए बहुत कम हो जाएगा, बट दे आर ऑलरेडी टेकिंग। तो उसका विड्रॉ करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको विड्रॉ किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सेक्रेटरी जनरल पामी डॉक्टर रियाज जंजुआ साहब मेरे साथ थे, और हम हुकूमत से इल्तिजा कर सकते हैं बारहा के कुछ नरमी का मुजाहरा किया जाए। ये जो बजट, ये जो टैक्सेस लगाए हैं, टैक्सेस की भरमार है जिससे हमारा सेहत का सेक्टर ख़ास तौर पर और तालीम का सेक्टर मुतासर हो रहा है। खुदारा कुछ अमेंडमेंट्स की जाएँ, कुछ जो गरीब और मतबस तबका है उसके हाल पर रहम किया जाए। प्रोग्राम से नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ। उस्मा कारदार साहिबा थी मेरे साथ, नदीम कुरैशी साहब और डॉक्टर रियाज जंजुआ साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।